या प्रॉपर्टीज ऑफ, एक ही बात है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट properties of covalent compound. Covalent bond containing compounds are called as covalent compounds. तो उनकी प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है. उसके अंदर जो पहली प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है दैट इज पॉइंट नंबर 1 इज फिजिकल स्टेट. पहला क्या है? फिजिकल स्टेट. तो फिजिकल स्टेट का ऐसा है कि ज़्यादातर जो कंपाउंड होते हैं इसमें ये तीनों ही स्टेट में एग्जिस्ट करता है. लिखिए, कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स. कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स. कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स, that is solid, liquid and gases. That is solid, liquid and gases. Due to weak intermolecular forces, due to weak intermolecular forces, due to weak intermolecular forces, they exist more in liquid and gaseous state. They exist more in liquid and gaseous state, and very few compound exist in solid state. Very few compound exist in solid state. ज़्यादातर जो कोवेलेंट के मॉलिक्यूल्स हैं या कंपाउंड्स हैं वो सब गैसेस या लिक्विड हैं. बहुत कम ही सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. तो फिजिकल स्टेट में आप क्या लिख सकते हो? पहला पॉइंट, दे एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट. दे एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स. ऑल थ्री स्टेट्स. दूसरा पॉइंट, वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है यहां पे, जिसकी वजह से ज्यादातर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोस्टली. थैंक यू, सॉरी. मोस्टली दे एग्जिस्ट इन लिक्विड एंड gaseous state. very few in solid state. solid state के very few में कुछ एग्जांपल, डायमंड. डायमंड क्या होता है? सॉलिड. ग्रेफाइट सॉलिड. शुगर चीनी क्या है? शुगर क्या है? अरे तो NaCl आयनिक माना शुगर भी आयनिक हो जाएगा. शुगर एक कोवेलेंट कंपाउंड है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं. पढ़ेंगे पूरा, एक चैप्टर में पूरा एक यूनिट है ग्लूकोज, उसके अंदर पूरा शुगर ही पढ़ना है चारों तरफ. डन. पॉइंट नंबर 2, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. बड़े आगे ये तो यही लिखवाए हैं, उसको बस पॉइंट वाइज लिख दिए हैं. पॉइंट नंबर 2, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. सॉलिड्स में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सॉरी, आयनिक कंपाउंड में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है, क्योंकि उसके बॉन्ड जो है काफी स्ट्रांग होते हैं. पर कोवेलेंट में भी आपने देखा कि ये आयनिक से इसका बॉन्ड थोड़ा कमजोर है, तब ने लिखा था वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. अब कहीं पे भी अगर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरेक्शन है, अगर ये वीकर है तो क्या होगा? बॉन्ड आसानी से टूट जाएगी. तो यहां पे इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा. तो लिखिए
Generally, the melting and boiling point of covalent compounds are lower. Generally, the melting and boiling point of covalent compounds are lower due to the melting and boiling point of covalent compounds are lower due to the presence of weak intermolecular forces of attraction. 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 किसकी वजह से? वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से. पॉइंट नंबर 2, सेकेंड पॉइंट, covalent bonds are non-directional in nature. ये कैसे होते हैं? नॉन डायरेक्शनल होते हैं, और यही कारण है इनके वीक होने का. कोवेलेंट बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, और वीक होने का कारण क्या है? इनका नॉन डायरेक्शनल नेचर. डायरेक्शनल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होती है? ज्यादा होती है. नॉन डायरेक्शनल में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होती है? कम होती है. ड्यू टू नॉन डायरेक्शनल नेचर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कमजोर हो जाता है. एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है. इसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है. और जहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा उसका मतलब ही है कि वहां पे वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहे हैं. डन. तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कमजोर होता है. डन. नेक्स्ट, solubility, point number 3. Next is solubility of covalent compound. Point number 3, solubility. अब देखिए, solubility डिपेंड करता है उसकी पोलैरिटी के ऊपर. जो ज्यादा पोलर होगा वो पोलर में डिसॉल्व होगा, जो नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा. सॉल्युबिलिटी का तो एक ही लाइन पहले भी पढ़ा है, लाइक डिसॉल्व like. polar solute dissolved in polar solvent, non polar solute dissolved in non polar solvent. अब चूंकि इसकी पोलैरिटी कम होती है, जनरली इसकी पोलैरिटी क्या होती है? पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड इज लोअर, therefore it is less soluble in polar solvent, और जिसकी पोलैरिटी क्या होगी? नहीं होगी. द कंपाउंड हैविंग नो पोलैरिटी, वो क्या होगा? easily get dissolved in non-polar solvent. तो ये एक ऐसी चीज है जो पोलर में भी डिसॉल्व होता है और नॉन पोलर में भी. जिसमें पोलैरिटी है वो किस में डिसॉल्व हो जाएगा? पोलर में. और जिसमें पोलैरिटी नहीं है वो किस में डिसॉल्व हो जाएगा? नॉन पोलर में. कुछ नॉन पोलर सॉल्वेंट के नाम लिख लीजिए. एग्जाम्पल में कुछ नॉन पोलर सॉल्वेंट के नाम लिख लीजिए.
नॉन पोलर सॉल्वेंट, इसका एग्जांपल लिख लीजिए, CCl4, CH2Cl2, बेंजीन C6H6, ये सब क्या है? नॉन पोलर। अब ये कैसे हम लोग पता कर रहे हैं? सर आपको कैसे पता चल जा रहा है कि ये पोलर है और ये नॉन पोलर है? ऐसे मन में डाउट आएगा, उसको भी जस्टिफाई कर देंगे। कैसे आपको पता चल रहा है कि ये पोलर होगा और ये नॉन पोलर होगा? इवन C6Cl6 ये भी नॉन पोलर होगा। कैसे? बढ़े आगे, C6Cl6 को ही दिखा देता हूं, ध्यान से देखिए। C6Cl6 आपको दिखेगा कैसे वो नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर का मतलब होता है म्यू, जिसको हम लोग कहते हैं डाइपोल मोमेंट, ये क्या होना चाहिए? इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी म्यू अगर इक्वल टू 0 हो गया तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि ये नॉन पोलर है। और म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इक्वल टू होता है अंडर रूट n ब्रैकेट n प्लस 2, where n is number of what? Unpaired electron, unpaired electron। खैर ये तो हो गया कि फॉर्मूला निकाल के उसके बेसिस पर हम लोग को इतना बुद्धि नहीं लगाना है। मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूं। CCl6, आप CCl6 का एग्जांपल देखिए, कार्बन 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 और कार्बन, इन सब पर यहां क्या लग गया? इन सब पर यहां Cl लग गया, इन सब पर यहां पर क्या लग गया? Cl लग गया। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिएगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो इसके ऊपर डेल माइनस, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज? डेल प्लस। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इसके ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर कौन सा चार्ज? डेल प्लस। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इसके ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर कौन सा चार्ज? डेल प्लस। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इसके ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर कौन सा चार्ज? डेल प्लस। सिमिलरली इसके ऊपर डेल प्लस, इसके ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर डेल प्लस, इसके ऊपर डेल माइनस। क्यों? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। यहां तक कोई डाउट? अब अगर इसमें डाउट नहीं है तो डाइपोल जो है ये एक्ट करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और डाइपोल यहां भी एक्ट करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। डाइपोल मोमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। बहुत डिटेल में क्लास 12 में पढ़ेंगे इसके बारे में, पूरा कैलकुलेशन करते हैं डाइपोल मोमेंट। इसी तरह यहां पे क्या होगा? इस तरफ, और यहां पे क्या होगा? इस तरफ। सिमिलरली यहां पे क्या होगा? इस तरफ, और यहां पे क्या होगा? इस तरफ। अब देखिए आपस में दोनों सेम है, कट गया। ये भी आपस में इक्वल एंड अपोजिट, कट गया। ये भी आपस में इक्वल एंड अपोजिट, कट गया। सारा कैंसल आउट हो गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर का आंसर क्या आया? म्यू इज इक्वल टू 0, देयरफॉर डाइपोल इज 0। डाइपोल 0 मतलब इसमें पोलैरिटी डेवलप नहीं होगा। पोलैरिटी डेवलप नहीं हुआ तो ये क्या हो गया? नॉन पोलर की पोलर, नॉन पोलर। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट बन गया। ऐसे ही जितना एग्जांपल लिखे हैं सबका स्ट्रक्चर बनाइए, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर आप CCl ऐसे लिखिए। लिखने के बाद उसको आप सॉल्व कीजिए, कटिंग करिए, वेक्टर को काट दीजिए। अगर सारा वेक्टर आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट